टॉपिक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना है कि यहाँ पर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो बेसिकली आपको समझना है कि एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात हो रही है। यहाँ दो शब्द हैं, एक है एंजियो और दूसरा है स्पर्म। यहाँ स्पर्म से मतलब है बच्चे सीड और एंजियो से मतलब है बच्चे एनक्लोज्ड। आप इसको एनक्लोज्ड कहिए या कवर्ड कहिए। तो एंजियोस्पर्म्स का सिंपल मीनिंग हो जाएगा कि सीड्स एनक्लोज्ड इन फ्रूट वॉल, कि जो सीड्स हैं वो फ्रूट वॉल में एनक्लोज्ड हैं, इसे आप एंजियोस्पर्म का नाम देंगे। और इसमें भी आप याद करिए कि जब हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन प्लांट्स में फ्लावर पाया जाता है। हमारे पास प्लांटिंग किंगडम में टोटल 5 प्लांट्स हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इन 5 प्लांट्स में से केवल एंजियोस्पर्म्स ही हैं जिनमें फ्लावर होता है। अब आप बताइए कि जब आप फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। मॉडिफाइड शूट है। शूट कैसे है आपको मैं समझाता हूं। आप बताइए कि जैसे आप, हमारे पास ये कोई प्लांट है बेटा, इस प्लांट में ये इसका रूट पार्ट और शूट पार्ट है। जैसे हमने कहा कि ये शूट है और हमने ये कहा कि ये रूट है। अब आप बताइए कि जब आप शूट पार्ट की बात करेंगे तो स्टेम पर डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स लगी रहती हैं। तो आप बताइए कि शूट का मतलब हो गया है कि स्टेम प्लस लीव्स। ये जो शूट है उसका मतलब हो गया है स्टेम प्लस लीव्स। तो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा था हमने। युवराज सिंह कह रहा है कि ये तो पढ़ चुके हैं हम। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी कि सर काफी दिनों का गैप हो गया है, तो प्लीज क्लासेस आप शुरुआत से ले लीजिएगा। तो 3 लेक्चर की बात है, शुरुआत से पढ़ा रहा हूं बच्चे। आज से आप क्लास का फर्स्ट डे मान लीजिए, ठीक है। मेरे सारे काम प्रॉपर हो गए हैं, मेरा इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हो गया है, तो आज से आप मान लीजिए कि अपनी ये फर्स्ट क्लास है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो आपको ये समझना है कि शूट का मतलब हो गया है स्टेम प्लस लीव्स। और आपको ये समझना होगा कि भाई जैसे हम फ्लावर की बात करेंगे तो फ्लावर के बारे में आप याद करिए कि फ्लावर में डिफरेंट फ्लारल पार्ट्स होते हैं, जिनमें एक पार्ट को हम नाम देते हैं बच्चे कार्पल। कार्पल के साथ आपको यहाँ पढ़ना होता है स्टेमन। स्टेमन के साथ आपको यहाँ पढ़ना होता है पेटल, जैसे ये स्टेमन। स्टेमन के साथ आप यहाँ पर पढ़ेंगे पेटल, और पेटल के साथ ही साथ आप ग्रीन कलर का यहाँ पर पढ़ेंगे सेपल। तो आउटर मोस्ट पार्ट इज सेपल। उसके बाद ये रेड कलर का जो पार्ट है बच्चे, इसे हम नाम देंगे पेटल। ये जो रेड कलर का है बच्चे, इसका नाम है पेटल। ब्लू कलर का जो यहां पर पोर्शन है, ये इसे नाम देंगे आप स्टेमन। एंड द फाइनल वन इज कार्पल। ये सबसे अंदर वाला जो है ये कार्पल है। और आप बताइए कि स्टेमन, कार्पल, पेटल, स्टेपल ऑल आर मॉडिफाइड लीव्स। ये याद रखिएगा आप कि ये सब के सब मॉडिफाइड लीफ है, ठीक है। सब के सब मॉडिफाइड लीफ है। कौन कौन है मॉडिफाइड लीफ? तो आप बताएंगे कि यहां सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल ऑल आर मॉडिफाइड लीव्स। और जिस पर ये लगी हुई है नीचे, ये हिस्सा होता है थैलेमस। और आप बताइए कि थैलेमस इज मॉडिफाइड
स्टेम कि जो थैलेमस है वो बच्चे क्या है, तो हम कहेंगे कि वो मॉडिफाइड स्टेम है ना। जस्ट टॉपिक शुरू किया है बच्चे मैंने, आप इसे पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो आप बताइए कि थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर आपको सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल्स मिलेंगे। दीज ऑल आर द मॉडिफाइड लीव्स एंड थैलेमस इज मॉडिफाइड स्टेम। दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं शूट, इसलिए हम फ्लावर को मॉडिफाइड शूट कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। आप बताइए कि एनसीईआरटी जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो एनसीईआरटी आपको ये समझाती है कि फ्लावर जो है वो हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। आप चाहे खुश हैं तो भी आप फूलों के बारे में सोचते हैं, अगर आप दुखी हैं तो भी आप फूलों के बारे में सोचते हैं। ये एनसीईआरटी ऐसा कुछ मेंशन करके देती है। लेकिन वहीं पर एनसीईआरटी ने हमें एक शब्द के बारे में पूछा है कि क्या आप इसके बारे में जानते हैं। तो एनसीईआरटी ने हमसे पूछा है बच्चे फ्लोरिकल्चर, कि भाई आप बताइए कि फ्लोरिकल्चर का क्या मतलब है ना। आपको मैं यहाँ दो शब्द आपको बताता हूं, एक तो होता है हॉर्टिकल्चर और एक होता है फ्लोरिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों में क्या डिफरेंस है उस पर हम बात कर लेते हैं। हॉर्टिकल्चर तो हो गया कि क्रॉपिंग ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावर पैदा करने वाले प्लांट्स होते हैं उनकी क्रॉप लगाना, फसल लगाना हॉर्टिकल्चर में आता है। एग्रीकल्चर का एक पोर्शन है ये। जैसे गुलाब, गेंदा, कमल ये मार्केट में बिकते हैं सुबह सुबह, बहुत अच्छे आपके शहर में, गांव में, जहां भी आप रहते हैं फूल बिकते ही होंगे। तो जो फूल उगाता है किसान, उसके लिए हम हॉर्टिकल्चर शब्द बोलेंगे। अगर वो फूलों के लिए नहीं, पर्टिकुलर फलों के लिए अगर क्या कर रहा है, पौधे उगाता है, तो हम उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। लेकिन फल के लिए नहीं, फूल के लिए अगर वो प्लांट्स को ग्रो करवाता है तो उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और फ्लोरिकल्चर होता है बच्चे कि भाई जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स को हम रखेंगे एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में। फ्लावर्स इन ए प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट इज नोन एज द फ्लोरिकल्चर। जैसे आप बताइए आपके शहर में जो नेचुरल जो फ्लावर्स सेल करने वाला सेलर है बच्चे, जो फूल बेचने वाला है, उसके पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फूल पड़े हैं, फ्लावर्स पड़े हैं, लेकिन वो उन फूलों को संभाल के रखता है कि भाई खराब ना हो जाएं, आपको बेचने हैं उसने, तो आप उसे कहेंगे फ्लोरिकल्चर। उसे आप नाम देंगे फ्लोरिकल्चर। मतलब जो फूलों की दुकान है वो फ्लोरिकल्चर है, और आप बताइए कि जो फूलों की खेती है वो हॉर्टिकल्चर है। तो एक शब्द हो गया फ्लोरिकल्चर, फूलों की दुकान, एक शब्द हो गया हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर के बारे में जब आप बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर का मतलब हो गया है, हाँ, फूलों वाले पौधों की खेती करना। ठीक है, तो ये दोनों शब्दों के बारे में आप क्लियर रहिएगा अपने दिमाग में। फिर आप ये बताइए कि भाई जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई प्लांट है बच्चे, इस प्लांट का आप बताइए कि ये शूट एपेक्स है। ठीक है, आप इसे एपिकल बर्ड ऑफ द शूट भी कह सकते हैं। आप बताइए इस एपिकल बर्ड का काम है वेजिटेटिव ग्रोथ करवाना। इस एपिकल बर्ड का काम है वेजिटेटिव ग्रोथ करवाना। आप बताइए कि जब ये प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा तो एक टाइम के बाद ये प्लांट अपने आप को मैच्योर फील करेगा कि अब मैं एक मैच्योर प्लांट हो गया हूं। और आप बताइए कि जब ये प्लांट मैच्योर प्लांट हो जाएगा तो मैच्योर प्लांट के अंदर ये जो एपिकल बड है, अब ये एक फ्लारल बड में कन्वर्ट हो जाएगी। और एपिकल बड का फ्लारल बड में कन्वर्ट होना, इसका मतलब कि यहां पर प्लांट जो है वो मैच्योर हो चुका है, और इसका जो एपिकल बड है वो एपिकल बड अब कन्वर्ट हो गया है बच्चे यहां पर फूल में, फ्लावर में। तो इसका मतलब हमेशा याद रखिएगा कि फ्लावर फॉर्मेशन आफ्टर मेच्योरिटी या एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी या आफ्टर वेजिटेटिव ग्रोथ होता है। तो प्लांट पहले वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करते हैं,
और उसके बाद फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। ये बात अपने दिमाग में अभी से क्लियर कर लीजिए कि फ्लावर फॉर्मेशन अकर्स आफ्टर वेजिटेटिव ग्रोथ। आपसे अगर कोई ऐसा पूछ ले कि वाई फ्लावर फॉर्मेशन हमेशा वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद ही क्यों होता है, तो आपको बताना है कि एपिकल बड कन्वर्ट इनटू फ्लोरल और रिप्रोडक्टिव बड एट मैच्योरिटी ऑफ प्लांट। इसका मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट अगर मैच्योर हो गया है तभी वो फ्लावर का फॉर्मेशन करेगा, अदरवाइज वो फ्लावर फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि फ्लावर का फॉर्मेशन हमेशा प्लांट की मैच्योरिटी के बाद ही होता है। तो प्लांट पहले मैच्योर होगा और उसके बाद उसमें फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। ये बात आप क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में। तो वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद ही हमेशा फ्लावर फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जिस टाइम पे फ्लावर फॉर्मेशन होगा या प्लांट रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करेगा, आप बताइए उस टाइम पे प्लांट में वेजिटेटिव ग्रोथ उस पर्टिकुलर समय के लिए रुक जाती है। ठीक है। युवराज सिंह कह रहा है कि फॉर्टिकल्चर समझ में नहीं आया। तो भैया फॉर्टिकल्चर कोई शब्द ही नहीं लिखा युवराज, मैंने फ्लोरिकल्चर शब्द लिखा है। फ्लोरिकल्चर, फोर्टिकल्चर कोई शब्द ही नहीं है। एक शब्द है हॉर्टिकल्चर, इसका मतलब है खेतों में बागवानी करना, मतलब बगीचे बनाना जिसमें फूलों वाले पौधों को आप उगाएंगे। एक तरफ शब्द है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब है कि जिन फूलों को आपने तोड़ लिया है, पौधे से अलग कर लिया है, उन फूलों की संभाल करना। फूलों की दुकान जो होती है, नेचुरल फूलों की जो दुकान शॉप होती है जहां फूल बिकते हैं, वो बेसिकली आपको फ्लोरिकल्चर में ही रखना है, क्योंकि फ्लोरिकल्चर का मतलब हो गया है फूल को मेंटेन करना, फूलों को प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट के अंदर रखना कहलाता है फ्लोरिकल्चर। और बच्चे फूलों वाले पौधे को ग्रोथ करवाना कहलाता है हॉर्टिकल्चर। ये दोनों शब्द आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। यहां तक की बातें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना। तो इसी सीक्वेंस में मैं आगे बढ़ूंगा। अब आप बताइए कि जब आप फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं कि फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट है, एंजियोस्पर्म है, तो ये बताइए कि फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ए एंजियोस्पर्म प्लांट। एक चीज आपको मैं और यहां पर क्लियर कर दूं कि जब फ्लारल बर्ड से शूट अपेक्स वाली एपिकल बर्ड फ्लारल बर्ड में जब कन्वर्ट होती है, तो इस कन्वर्जन में पीजीआरस हेल्प करते हैं। इस कन्वर्जन में पीजीआरस हेल्प करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पीजीआरस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है। ये याद रखिएगा बच्चे कि एक हार्मोन है, उसे फ्लोरिजन कहा जाता था पहले, अब लेटेस्ट स्टडीज में उसका नाम चेंज हो गया है। इस बार का नीट का जो पेपर का सिनेरियो रहा है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई बताइए कि फ्लावर फॉर्मेशन के दौरान कौन सी बर्ड है जो फ्लावर में कन्वर्ट होती है, तो आपका आंसर होगा एपिकल बर्ड या वेजिटेटिव बर्ड ऑफ द प्लांट। वो फ्लारल बर्ड में कन्वर्ट होती है। किसकी वजह से होती है, तो आप बताइएगा पीजीआरस के कारण होती है, पीजीआरस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये बात भी क्लियर हो जाती है बच्चे के। तो नेक्स्ट बात आपके दिमाग में, या एग्जामिनर आपसे पूछेगा उस हार्मोन का नाम बताइए, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी आपको उस हार्मोन का नाम याद करना है, फ्लोरिजन, FLORIGEN, उस हार्मोन का नाम है फ्लोरिजन हार्मोन। ध्यान रखिएगा ये बात। हालांकि अब लेटेस्ट स्टडीज में वो फ्लोरिजन हार्मोन जो है उसका नाम चेंज हो चुका है, लेकिन किताबों में अभी चेंज नहीं हुआ है। आप तक वो जानकारी पहुंचने में अभी टाइम लगेगा। आपको एनसीईआरटी बेस्ड रहना है,
इसलिए आप ये शब्द ऐसे ही इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा। अब आप बताइए कि फ्लावर जो है बच्चे वो एक प्लांट के लिए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो आप बताइए इस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में जब आप बात करेंगे तो बेसिकली जो फ्लावर होता है वो बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। याद रखिएगा ये बात कि जो फ्लावर है वो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये बात बिल्कुल क्लियर है हमें। लेकिन ये जो फ्लावर यहाँ रिप्रोडक्शन करेगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। और आप बताइए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फर्टिलाइजेशन। जब भी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो आप बताइए कि हमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जब जब हम फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं इसका मतलब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है और आप इसे सिनगैमी भी बोलते हैं या आप इसे दूसरा नाम एम्फीमिक्सिस भी दे सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी एम्फीमिक्सिस लिखा हो आपको समझना है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सिनगैमी लिखा हो आपको समझना है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो बताइए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फर्टिलाइजेशन का होना। लेकिन आप बताइए कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो उनमें फर्टिलाइजेशन से पहले भी कुछ ना कुछ प्रोसेसेस चलते हैं और उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फर्टिलाइजेशन के बाद भी कुछ ना कुछ प्रोसेसेस तो चलते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है वो फर्टिलाइजेशन ही होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है बच्चे वो फर्टिलाइजेशन ही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब आप बताइए कि अगर यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है तो इससे पहले जो भी प्रोसेस चलेंगे उसे हम प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स कहेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स कहेंगे। और आप बताइए कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब जाइगोट बन जाएगा तो उसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स कहेंगे। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए फर्टिलाइजेशन है और फर्टिलाइजेशन से पहले हमें कुछ स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स को पढ़ना है। जैसे मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूं यहां पर तो आप बताइए कि फर्टिलाइजेशन से पहले जिन स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे एक तो बच्चे एंड्रोशियम को। एंड्रोशियम मीन्स मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। दूसरा हम पढ़ेंगे गाइनोशियम को, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे गैमीटोफाइट्स को। गैमीटोफाइट्स में एक तो हम पढ़ने वाले हैं मेल गैमीटोफाइट और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं फीमेल गैमीटोफाइट। बताइएगा कि मेल गैमीटोफाइट की स्ट्रक्चर अगर हम पढ़ेंगे तो उसे हम पोलन ग्रेन का नाम देंगे और फीमेल गैमीटोफाइट में हम एम्ब्रियो सैक के बारे में बात करेंगे। एम्ब्रियो सैक के बारे में बात करेंगे। और अगर बच्चे इन स्ट्रक्चर्स के साथ साथ हम यहां पर प्रोसेसेस की बात कर लें, जैसे मैंने प्री फर्टिलाइजेशन ये जो इवेंट्स हैं इनमें मैंने स्ट्रक्चर्स की बात करी है, तो अगर मैं इन स्ट्रक्चर्स के साथ साथ यहां पर अब मैं प्रोसेसेस की भी अगर बात करूं
तो प्रोसेसेस में आपको जो पढ़ना है वो आप याद करिएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस या मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, और दूसरा आपको पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। ये प्रोसेसेस में आ जाएंगे। और अगर हम पढ़ेंगे इधर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के लिए, तो आपको पढ़ना है एक तो एम्ब्रियो, एक आपको पढ़ना है सीड, एक आपको पढ़ना है फ्रूट। इनको पढ़ने के साथ साथ आपको कुछ पढ़नी है स्पेशल टर्म्स, जैसे कि पार्थेनोकार्पी, जैसे कि पार्थेनोजेनेसिस, या इसे हम एपोमिक्सिस के नाम से पढ़ेंगे। ये कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जो कि आपको साथ में साथ इस चैप्टर के अंदर अलग से पढ़नी है। तो आप बताइए कि हमें मेन प्रोसेस तो हमारा इस चैप्टर के लिए जो है वो फर्टिलाइजेशन है, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, और साथ ही साथ हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। यहां ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है बच्चे नीट का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, तो आपको ये बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि उसने जो चैप्टर है उसको बेस बनाते हुए वो दो चैप्टर्स को आपस में मर्ज भी कर देता है। जैसे कि अभी हम जैसे एंजियोस्पर्म्स के फ्लावर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इसे डाइवर्सिटी के साथ भी जोड़ सकते हैं। कैसे, मैं आपको ये भी बताता हूं। आप बताइए कि हमारे पास जैसे ये फ्लावर है बच्चे, फ्लावर में आप बताइएगा कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है जिस पर फ्लारल पार्ट्स लगते हैं, इसे हम थैलेमस कहते हैं। 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ये पढ़ाया जाता है। और ये जो थैलेमस है बच्चे, ये एक मॉडिफाइड स्टेम है, स्टेम का टिप वाला पार्ट है। ये जो स्ट्रक्चर आपको इसके ऊपर लगी हुई दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर का नाम है कार्पल। कार्पल के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। एक आप बताते हैं ओवरी, जो आपको नीचे दिखाई देता है, स्टाइल, और सबसे टॉप का स्टिग्मा। इसके बारे में बात करूंगा। इसके साथ साथ आप बताइए कि यहां पर दूसरा जो पार्ट हमारे पास है बच्चे, ये स्टेमन है। अब आप बताइए कि ये जो स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिखाई दे रही है, जो स्ट्रक्चर मैंने यहां बनाई है, इस स्ट्रक्चर का नाम है स्टेमन। बताइए कि स्टेमन एक माइक्रोस्पोरोफिल है। और बताइएगा कि ये जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, ये कार्पल है। इसे हम मेगा या मैक्रोस्पोरोफिल कहेंगे। तो एक आपके पास है बच्चे स्टेमन, जिसे कि हम माइक्रोस्पोरोफिल कह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है आरजू। बेटा अभी ये चैप्टर नया शुरू किया है मैंने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसको हम खत्म करेंगे, उसके बाद फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो सारा सिलेबस आज एक दिन में तो कैसे पढ़ाया जाएगा? सिंपल सी बात है कि जो सिलेबस आपका यहाँ पढ़ाया जाएगा आपको लेक्चर वाइज बताया जा रहा है, तो प्लीज आप लेक्चर वाइज पढ़ लीजिए, है ना। जो टॉपिक आपको पर्टिकुलर पढ़ना है, जब वो टॉपिक आ जाए तब आप क्लास ज्वाइन करिए और अच्छे से पढ़िए। मना किसी भी बात के लिए नहीं है, नीट ओरिएंटेड स्टडी आपको बहुत अच्छे से मैं करवा दूंगा, है ना। मना मैं किसी बात के लिए नहीं करता। तो कार्पल है तो मेगा या मैक्रोस्पोरोफिल, स्टेमन जो है वो माइक्रोस्पोरोफिल। सबसे पहले तो आपको स्पोरोफिल शब्द जो है उसे अपने माइंड में थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा कि स्पोरोफिल का मतलब क्या है। तो आप बताइए कि स्पोरोफिल का मतलब होता है स्पोर प्रोड्यूसिंग लीव्स।
और एक लीफ आपको याद करनी है, जैसे स्पोरोफिल पढ़ रहे हैं हम, ऐसे ही आपको एक लीफ याद करनी है ट्रोपोफिल। और ट्रोपोफिल शब्द का मतलब होता है फोटो सिंथेटिक लीव्स। तो दो तरह की लीव्स हैं आपके पास, एक है स्पोरोफिल्स जो कि स्पोर प्रोड्यूसिंग लीव्स हैं, और दूसरी है ट्रोपोफिल्स जो कि फोटोसिंथेटिक लीव्स हैं। तो एक लीफ जो फोटोसिंथेसिस करेगी उसे हम नाम देंगे बच्चे ट्रोपोफिल, और जो बनाएगी स्पोर उसे हम बोलेंगे स्पोरोफिल। तो आप बताइए कि स्टेमन जो है उसे अगर माइक्रोस्पोरोफिल कहा गया है तो इसका मतलब ये प्रोड्यूस करेगा माइक्रो स्पोर्स को, और ये जो माइक्रोस्पोर्स आगे बनेंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन में। तो बेसिक बात याद रखिएगा कि स्टेमन माइक्रोस्पोरोफिल है, इससे माइक्रोस्पोर्स का प्रोडक्शन होगा, और वही माइक्रोस्पोर्स आगे मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन को बना देंगे। ऐसे ही आप याद रखिएगा मेगास्पोरोफिल के बारे में। मेगास्पोरोफिल जो है वो प्रोड्यूस करेगा मेगास्पोर्स को, और यही मेगास्पोर्स आगे फॉर्मेशन कर देंगे फीमेल गैमेटोफाइट का, और ये फीमेल गैमेटोफाइट यहां पर आप बताइए एम्ब्रियो सैक को कहा जाता है। फीमेल गैमेटोफाइट जो यहां पर बोला जाता है बच्चे, वो एम्ब्रियो सैक को बोला जाता है, एम्ब्रियो सैक को। ये बात अपने दिमाग में आप क्लियर कर लीजिएगा। तो क्या आपको यहां तक की क्लास अच्छे से समझ में आ रही है? अगर हाँ तो प्लीज एक बार यस सर का रिप्लाई जरूर करिए आप लोग जो बच्चे लाइव हैं अभी, है ना, क्योंकि आप अगर रिप्लाई करते हैं तो उससे एक फ्लो बना रहता है टीचर का कि यस सब चीजें बहुत शानदार चल रही हैं, सही चल रही हैं, है ना। तो आप मुझे बताइए कि क्या यहां तक की बात आपके दिमाग में क्लियर है? आपको स्पोरोफिल ट्रोपोफिल्स का डिफरेंस, स्टेमन जो है वो बच्चे माइक्रोस्पोरोफिल है, कार्पल जो है बच्चे वो हाँ मेगास्पोरोफिल है। आयुष, अबू, तुराब, अंशिका, श्वेत, हाँ जी बेटा शाबाश, युवराज सिंह, वेरी गुड। तो चीजें क्लियर हो रही हैं आपको अच्छे से, तो सभी रिप्लाई करिएगा साथ साथ। वेरी गुड, सभी बच्चों का रिप्लाई आ रहा है। रहमते अहमद, अशरफ, अश्विनी कुमार, चलिए शाबाश, करते जाइए बच्चे सभी रिप्लाई, तो थोड़ा ठीक रहेगा। अब इसी सीक्वेंस में मैं आगे बढ़ूंगा आपके साथ। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमन के बारे में समझाऊंगा, लेकिन स्टेमन के बारे में समझाने से पहले मैं आपको यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर की बात करेंगे हम, और इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को नाम दिया जाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम बेसिकली आप बताइए कि ऑल द स्टेमन्स ऑफ एनी फ्लावर नॉन एज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम एक ब्रॉड टर्म है बच्चे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए, और आप बताइए कि एंड्रोशियम में सारे के सारे स्टेमन्स को इंक्लूड किया जाता है। ऑल स्टेमन्स ऑफ फ्लावर इन ए ग्रुप नॉन एज एंड्रोशियम, नॉन एज एंड्रोशियम। जब आप इस एंड्रोशियम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको यह बताना है कि भाई जैसे मान लीजिए हमारे पास ये थैलेमस है बच्चे, इस थैलेमस पर हमने जैसे कहा कि हमारे पास ये एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम का ये एक पार्ट स्टेमन है, यहां से लेकर यहां तक ये कंप्लीट स्ट्रक्चर स्टेमन है। इस स्टेमन के आपको दो पार्ट बताने हैं। एक पार्ट आप बताएंगे बच्चे ये एंथर है, बोलिए फर्टाइल पार्ट है ऑफ द स्टेमन, और दूसरी ये स्ट्रक्चर जो है बच्चे इसे हम फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट नाम देते हैं। याद रखिएगा कि फिलामेंट जो होता है इसके बेसिकली दो एंड हैं,
2 एंड्स आपको याद करने हैं। एक एंड जो कि थैलेमस के साथ है, जहां से थैलेमस के साथ जुड़ा हुआ है, उसे आप इसका प्रॉक्सिमल एंड कहेंगे, और जिधर इसके एंथर प्रेजेंट होता है, इस एंड को आप डिस्टल एंड कहेंगे। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड्स जो टर्म्स हैं वो आपको गिवन है, इसलिए आप दोनों टर्म्स अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि भाई इन स्टेमन एंथर सिचुएटेड एट विच एंड, तो आप बताइए फिलामेंट का जो डिस्टल एंड होता है वहां पर आपको एंथर मिलता है। बेसिकली जो एंथर है उसी पार्ट में माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। जो एंथर है उसी पार्ट में माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ये बात याद रखिएगा आप। तो इसीलिए आप एंथर पार्ट को बच्चे यहां फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टेमन कहते हैं, ठीक है। इसमें माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स आगे मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। कि जो एंथर है, ये एंथर यहां पर प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर्स, और आप बताइए कि माइक्रोस्पोर्स डेवलप्ड इनटू pollen grains means male gametophyte। कि जो एंथर है ये एंथर प्रोड्यूस करेगा बच्चे माइक्रोस्पोर्स को, और यही माइक्रोस्पोर्स आगे डेवलप हो जाएंगे मेल गैमेटोफाइट में। इसीलिए आप एंड्रोशियम को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कहेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपको ये याद करना होगा कि यहां जो पॉलन ग्रेन्स बनेंगे बच्चे, वही तो मेल गैमेटोफाइट कहलाएंगे। इसीलिए बेसिकली आपको यहां पर सबसे पहला टॉपिक, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आपको सबसे पहले पढ़ना होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़ना होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। यहां मैं क्लियर एक चीज और भी कर दूं, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप बताइए कि लेंथ एंड numbers of stamens are different in different flowers, ऐसे बोलो, different in flowers of different species, in flowers of different species। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जब आप स्टेमन्स के बारे में बात करेंगे तो आप यहां एग्जाम्पल के तौर पे बात कर सकते हैं बच्चे मस्टर्ड की, जिसमें कि 5 स्टेमन आपको मिलते हैं। वहीं आप एग्जाम्पल अगर लेंथ के बारे में देखेंगे, डिफरेंट इन लेंथ का अगर एग्जाम्पल आपको याद करना है तो मेरे बच्चे आप डिफरेंट इन लेंथ में याद करिएगा मस्टर्ड और साल्विया के बारे में। 2+2 और 2+4 वाला कॉन्सेप्ट यहां होता है। यहां 2+2 का 2+4 का कॉन्सेप्ट मस्टर्ड में और 2+2 का साल्विया में होता है। डिफरेंट इन लेंथ है। और ये जो टॉपिक है बच्चे, ये पूरा टॉपिक आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको गिवन है।
मतलब ये टॉपिक आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी में गिवन है। ये वाला जो पोर्शन जो मैंने ग्रीन कलर में यहां पर लिखा है, ये मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं 12th कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं 11th की तरफ आऊंगा। और जब मैं 11th क्लास आपको पढ़ाऊंगा तो 11th क्लास पढ़ाते टाइम आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, बहुत बढ़िया से आपको ये बातें मैं क्लियर करने वाला हूँ, इसलिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो एग्जांपल्स हैं, मस्टर्ड साल्विया में डिफरेंट लेंथ है, या नंबर ऑफ स्टेमन्स की बात है, डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट स्पीसीज, हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पहले मैं 12th का सिलेबस कंप्लीट करूंगा, उसके बाद फिर मैं 11th के सिलेबस की तरफ आऊंगा, है ना। बहुत अच्छे से हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोबारा एंथर पे फोकस करते हैं। हमारा टॉपिक है बेसिकली एंथर, तो हम अब डिटेल करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की, तो आप बताइए कि एंथर इज एन elongated structure at distal end of filament in stamen। स्टेमन के फिलामेंट के डिस्टल एंड पर एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। एलोंगेटेड मीनिंग है बच्चे की लंबी स्ट्रक्चर है यूं, जिसे कि हम एंथर कहते हैं। एंथर कहते हैं। अगर आप इस एंथर को देखेंगे तो आप बताइए कि एंथर जब हमें ऊपर से दिखाई देगा तो ये जो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है वो बेसिकली ये ही एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है बच्चे, लंबी। यहां ये ग्रूव है, ऐसे ये एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है बच्चे, इधर भी ग्रूव है, ऐसे ये एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, इधर भी ग्रूव है। और आप बताइए कि फाइनली यहां पर इस जगह से ये नीचे फिलामेंट है, और ये आप ऊपर से इसको देख रहे हैं, मतलब ये वाला हिस्सा इसका LS है, ऊपर वाला हिस्सा जो है इसका वो TS है। ऊपर से देखोगे यूं तो इसमें 4 कॉर्नर दिखाई देंगे आपको, मतलब बेसिकली ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है मतलब इसके 4 किनारे होते हैं। जो आपके पास ये स्टेमन है बच्चे, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया है कि इसमें 4 किनारे हैं और एलोंगेटेड है, लंबी स्ट्रक्चर है ऐसे। तो ज्यादातर किताबों के अंदर जो हमें डायग्राम पढ़ाया जाता है बच्चे, वो हमेशा इसका TS का पढ़ाया जाता है। मतलब ऊपर से आप इस एलोंगेटेड स्ट्रक्चर को देख रहे हो, TS काट रहे हो, तो ऊपर से देख रहे हो तो 4 कॉर्नर आपको दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप इसकी एलोंगेटेड स्ट्रक्चर यहां से देखेंगे सामने से, तो केवल आपको एक फ्रंट इसका दिखाई देगा, बैक वाला हिस्सा दिखाई नहीं देगा। इसीलिए एंथर जब भी पढ़ाया जाता है तो एंथर का आपको TS पढ़ाया जाता है। हालांकि एंथर खुद एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है और इसमें 4 किनारों पर 4 खांच, 4 ग्रूव्स होती हैं। लेकिन आप बताइए कि जब भी हमें पढ़ना होता है या किताब से हम एंथर का डायग्राम पढ़ते हैं तो हम हमेशा एंथर का TS पढ़ते हैं बच्चे, TS। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जो होगा वो TS ऑफ एंथर होगा। इसे हम ट्रांसवर्ज सेक्शन ऑफ एंथर कहेंगे। ट्रांसवर्ज सेक्शन ऑफ एंथर कहेंगे कि एंथर का ट्रांसवर्ज सेक्शन है ये। जब आप एंथर के ट्रांसवर्ज सेक्शन की बात करोगे तो आपको ये एंथर ऐसा दिखाई देगा। इस एंथर में बेसिकली आपको ये बताना है कि 4 किनारे हैं। इसे इस स्ट्रक्चर को आप लंबा करेंगे यूं तो ये एलोंगेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगी, लेकिन हम इसको यहां से काट के देख रहे हैं TS, तो 4 किनारे हो गए हैं। 4 किनारे हो गए हैं, तो 4 किनारे में एक तो चारों किनारों के अंदर सबसे बाहर वाला हिस्सा ये जो है यहां से यहां तक, इसे हम एंथर वॉल कहेंगे। बताइए एंथर वॉल में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को पढ़ना होता है, जैसे कि हम पढ़ेंगे यहां पर एपिडर्मिस को, उसके बाद पढ़ेंगे हम
एंडोथीसियम को, उसके बाद हम पढ़ेंगे मिडल लेयर को, एंड लास्ट हम पढ़ेंगे बच्चे टेपेटम को। तो आप बताइए कि जो एंथर वॉल है, एंथर वॉल आगे फर्दर 4 लेयर्स में डिफरेंशिएटेड होता है। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकंड इज एंडोथीसियम, हाँ टेट्रागोनल भी कह सकते हो, टेट्रागोनल भी कह सकते हो, टेट्रागोनल और ऑक्टागोनल, मतलब 4 बेसिकली किनारे होना बच्चे टेट्रागोनल, है ना। तो टेट्रागोनल भी बोला जा सकता है, कोई ऐसी वो प्रॉब्लम नहीं है। टीएस किस रिस्पेक्ट में बोलते हैं बच्चे? टीएस का मतलब हो गया है कि जैसे ये पेन है, इस पेन को अगर मैं बीच में से लंबा काट दूं तो ये एलएस है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लेकिन अगर मैं यहां से इस पेन को पकड़ के और यूं काट दूं गोल पूरा, सही है, तो ये टीएस है। तो मेरे पास ये एंथर था एलोंगेटेड, फिलामेंट के ऊपर लगा हुआ एलोंगेटेड स्ट्रक्चर था, तो मैंने इसको ऊपर से यूं काटा है इस रिस्पेक्ट में, तो ये वाला हिस्सा हम देख रहे हैं, तो इसको हम टीएस बोल रहे हैं, ट्रांसवर्ज सेक्शन कह रहे हैं। हाँ आयुष वर्मा थोड़ा वेट कर, बिल्कुल सही बोल रहा है आयुष वर्मा, लेकिन आगे भाग रहा है, थोड़ा सा वेट कर बेटा, मैं समझाऊंगा सारी बातें। तो आप बताइए कि जो आपके पास ये एंथर है ना बेटा, इस एंथर में एक तो आपको एंथर वॉल पढ़नी है, एंथर वॉल में 4 सेल्स होती हैं। दूसरी तरफ इस एंथर वॉल के साथ साथ आपको एक स्ट्रक्चर और याद करनी है, ये जो स्ट्रक्चर है इसे आप माइक्रोस्पोरेंजिया का नाम देंगे। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है सामने, एंथर वॉल है, और एंथर वॉल के साथ साथ यहां पर सेकंड जो स्ट्रक्चर हम यहां पढ़ रहे हैं बच्चे, उसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया का नाम देंगे कि ये स्ट्रक्चर जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो बेसिकली आपको यहां पर इस डायग्राम में टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हमारे पास टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, हमारे पास यहां पर टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। इसीलिए आप बताइए कि इस एंथर को हम टेट्रा स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर कहेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर कहेंगे। लेकिन आप बताइएगा कि एंथर को बीच में से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये इस हिस्से को कनेक्टिव कहा जाता है, और ये कनेक्टिव जो है बच्चे वो इस एंथर को 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर देता है। एक ये हिस्सा जिसे कि हम लोब कहेंगे, और दूसरा ये हिस्सा जिसे कि हम लोब कहेंगे। तो आप इसे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर का नाम दे देंगे। तो आप बताइए कि स्ट्रक्चर हो गई है टेट्रास्पोरेंजिएट, मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड बाइलोब्ड स्ट्रक्चर मतलब कि 2 लोब इसमें, एक ये लोब और दूसरी ये लोब। और आप एक चीज और याद कर लीजिए कि ये जो लोब यहां पर है बच्चे, इन लोब्स का दूसरा नाम थीका है, इन लोब्स को आप थीका कह सकते हैं, इसीलिए आप इसे डाइथीकस स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। आप बताइएगा कि जो एंथर है टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहां 4 स्पोरेंजिया होते हैं, बिल्कुल 4 कॉर्नर पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, तो टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है। इसमें 2 लोब होती हैं, क्योंकि कनेक्टिव इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, तो इसे हम नाम दे देंगे कि ये एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होने के साथ साथ आप इसे डाइथीकस कहेंगे, क्योंकि जो लोब होती है उसे थीका कहा जाता है। एनसीईआरटी की जब आप लाइन पढ़ेंगे इसी रिस्पेक्ट में, टेट्रास्पोरेंजिएट और बाइलोब्ड के रिस्पेक्ट में, तो एनसीईआरटी के अंदर इस लाइन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिख दिया एनसीईआरटी ने, घबराइएगा मत, है ना, दिक्कत मत करिएगा। रहमत अशरम कह रहा है कि माइक्रोस्पोरेंजिया, वो प्लेस, वो जगह जहां पर माइक्रोस्पोरेंजिया
माइक्रोस्पोर्स बनते हैं उसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। मतलब ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है उसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है उसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो आप बताइएगा, एनसीईआरटी कहती है कि ईच लोब हैज टू थीका सो इट इज कॉल्ड एज द डाइथीकस। नहीं, उसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ये हो गया कि आपके जो दो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो दो थीका है। नहीं, ऐसा नहीं है। माइक्रोस्पोरेंजिया को थीका नहीं कहना है, माइक्रोस्पोरेंजिया को थीका नहीं कहना है, ये ध्यान रखिएगा। माइक्रोस्पोरेंजिया थीका नहीं है। आप बताइए, लोब को ही थीका कहते हैं। दो लोब हैं, दो थीका है, इसलिए इसे एक डाइथीकस स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए अच्छे से। अब मैं एक बात और आपको समझाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको एंथर की डिटेल्ड स्ट्रक्चर करवाऊंगा। ठीक है, बताइए कि भाई जैसे हमने ये स्ट्रक्चर बनाई है, यहां पर हमने कहा कि ये कनेक्टिव है और हमने कहा कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक है, इधर से ये फिलामेंट है, कनेक्टिव है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये माइक्रोस्पोरेंजिया है और इसमें आप बताइए कि माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और यही माइक्रोस्पोर्स फिर आगे पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप बताइएगा कि मैच्योरिटी के टाइम पर जब यहां से पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा तो पोलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन के टाइम पर दोनों की दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया आपस में मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, मतलब ये जो स्टेमन आपके पास था, इस स्टेमन के अगर मैं मैच्योरिटी की बात करूं तो आप बताइए कि अब ये आपके पास एक मैच्योर एंथर है और मैच्योर एंथर में आप बताइए कि आपके पास ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये पोलन ग्रेन्स हैं बच्चे। और आप बताइए कि जब पोलन ग्रेन्स बनते हैं, एंथर जब मैच्योर होता है और माइक्रोस्पोर्स से अगर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है तो आप बताइए हर एक लोब की दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया आपस में मर्ज हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं और बनने वाली स्ट्रक्चर को हम पोलन सैक कहते हैं, पोलन सैक कहते हैं। ठीक है, ठीक है। वन थीका बिलोंग्स वन लोब, हाँ ये ठीक है, वन थीका बिलोंग्स वन लोब या वन लोब बिलोंग्स वन थीका, ये ठीक बात है। लेकिन आप कहें कि वन लोब हैज टू थीका, ये थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि एक लोब एक थीका ही है ना, ये याद रखना आप। तो आप बताना कि मैच्योरिटी पर जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं वो आपस में मिक्स होते हैं और बच्चे पोलन सैक का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप देखिए कि स्टार्टिंग में ये डायग्राम, अगर इनिशियली आप एंथर के बारे में बात करेंगे तो यहां एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट था, टेट्रास्पोरेंजिएट था। लेकिन मैच्योर एंथर जो है बच्चे वो एक तरह से आप बताइए कि बाइस्पोरेंजिएट जैसा हो जाता है। अब इसमें टेट्रास्पोरेंजिएट वाला कॉन्सेप्ट तो रहेगा नहीं। तो अब आप देखेंगे तो मैच्योर एंथर जो है वो आप बताइएगा कि बेसिकली यहां पर बाइस्पोरेंजिएट जैसे स्ट्रक्चर हो जाता है, बाइस्पोरेंजिएट जैसे स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। आज का जो लेक्चर है बच्चे ये इतना ही है।